जब हमारी एयरपोर्ट की हालत बस स्टैंड जैसी हो जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था उड़ान भरने से बहुत ही पीछे है। इंडिगो की हालत तो आप सबने देख ही ली होगी। 19 दिन के अंदर 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं। 1200 करोड़ का रिफंड इनिशिएट हो चुका है। दिल्ली से बॉम्बे की वन वे की टिकट 35,000 तक पहुंच चुकी है। अब डीजीसीए ने तो जनवरी में वार्निंग दी ही थी, बाकी एयरलाइंस ने अडेप्ट भी कर लिया, पर इंडिगो ने इस फैसले को नजरअंदाज कर दिया और उसी का खामियाजा अब ये भुगत रहे हैं। इंडिगो वही कंपनी है जिसका भारत में 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है। फ्लाइट कैंसिलेशंस के बाद हंगामा तो होना ही था, क्योंकि उड़ना भारत के लिए अभी भी सपना जैसा ही है। जब भी एक फ्लाइट ऊपर जाती है तो लोग आज भी उसे इसी उम्मीद से देखते हैं कि कभी एक दिन ये सपना पूरा हो पाए। आजकल आए दिन फ्लाइट की टिकट सस्ते होने की खबर आते रहती है, पर फिर भी भारत का सिर्फ 4% पॉपुलेशन फ्लाइट से सफर करता है। जबकि डेटा ये भी कहती है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, जिसमें दिल्ली से बॉम्बे की रूट 7वीं सबसे बिजिएस्ट रूट है। पर फिर भी ये भारत के लिए सपना क्यों? फ्लाइट में सफर करना मतलब समाज में एक अलग इज्जत कमाना। 2024 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी फाइटर, जो चली नहीं। इसके प्रमोशन के दौरान इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कहा था कि इनकी मूवी इसलिए नहीं चली क्योंकि भारत के 90% लोग फ्लाइट से ट्रैवल ही नहीं करते। मतलब इनकी फिल्म नहीं चली तो इन्होंने पूरे भारत को ही जज कर लिया। और शायद यही कारण है कि फ्लाइट में सफर करना भारत के लिए सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक स्टेटस सिंबल है। कितनों के लिए तो ये उनके जिंदगी का पहला और आखिरी एक्सपीरियंस होता है। पर ऐसी सिचुएशन भारत में अभी भी क्यों है? जैसा कि सुनने में आ रहा है, एयरपोर्ट्स तो बन रहे हैं। 2014 से अब तक एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 163 पहुंच चुकी है। वहीं एयर ट्रैफिक भी सालाना 10 से 12% बढ़ती ही जा रही है। फिर भी हम फ्लाइट कैंसिल होने की खबरें सुनते ही रहते हैं। तो सवाल है कि हमारी एविएशन इंडस्ट्री उस गति से आगे बढ़ रही है? आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी इंडिगो की क्राइसिस आई तो टिकट के दाम महंगे हो गए, लेकिन अगर इन जनरल भी बात करें तो टिकट के दाम महंगे ही हैं। ट्रेन और बस हमेशा से अच्छे ऑल्टरनेटिव रहे हैं, लेकिन फ्लाइट से जो वक्त की बचत होती है उस पे आज तक डिबेट चलता है। इस चार्ट को देखिए, इसमें एक लिंक्डइन यूजर कंपेयर कर रहे हैं ट्रेन और फ्लाइट के टिकट के दामों। जहां मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट लगभग आपको 3,400 रुपए की पड़ रही है, वहीं ट्रेन में आपको 1,800 से 2,600 तक देना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आप चेयर कार में जा रहे हैं या थर्ड एसी में। उनका कहना है कि फ्लाइट में सफर करना आजकल लग्जरी बिल्कुल नहीं है। पैसे भले ज्यादा लग जाए, लेकिन वक्त भी तो बच रहा है। लेकिन हम अपनी खोजबीन जारी रखते हैं और रेडिट पे आते हैं। यहाँ एक यूजर ये डिबेट कर रहे हैं कि दिल्ली से तिरुवनंतपुरम की फ्लाइट की टिकट थर्ड एसी ट्रेन की टिकट के बराबर है। ऊपर से फ्लाइट में जो टाइम बचेगा वो अलग। लेकिन अब इन सारे कमेंट्स को देखो तो लोगों के ओपिनियन कुछ अलग ही हैं, और ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि कौन बेहतर है। किसी के लिए एयरपोर्ट जाना मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाना, किसी के लिए रेलवे स्टेशन पास है, किसी को अपने पेट्स लेके जाने हैं, किसी की लगेज ज्यादा है तो कोई 20 से 25 अच्छे से सो के ट्रैवल करके जाना ज्यादा पसंद करता है, और किसी किसी को तो फ्लाइट में डायनेमिक प्राइसिंग जो होती है उससे भी दिक्कत है। और शायद यही कारण है कि इस देश में सिर्फ 4% लोग ही सिर्फ फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। और कारण सिर्फ टिकट के दाम नहीं है, लोगों के प्रायोरिटीज भी अलग हैं। और इसलिए भारत, जो कि एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वैल्यू पे भी ज्यादा ध्यान देती है। अब अगर डेटा की बात करें तो भारत में पिछले 6 क्वार्टर में टिकट के प्राइसेस 40% बढ़ चुकी हैं। फाइनेंशियल ईयर 2004 में फ्लाइट की एवरेज टिकट 5,000 के आसपास थी, वही 2020 आते आते 12,000 तक पहुंच चुकी थी। ये दाम इन्फ्लेशन के मुकाबले काफी कम बढ़े, और यही कारण था कि कितनी सारी एयरलाइंस इतने सालों में ठप पड़ गई। हम रेवेन्यू की बात आगे विस्तार से करेंगे, नो पन इंटेंडेड, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि फ्लाइट में सफर करना आगे भी महंगा होता रहेगा। जब भी कोई एयरलाइन कंपनी बंद होती है, जैसे 2 साल पहले गो फर्स्ट, फिर विस्तारा का मर्जर, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है डिमांड और सप्लाई का। एयरक्राफ्ट्स की डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई ना के बराबर है। इसके अलावा भी कई और कारण हैं, जैसे फ्यूल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40% हिस्सा लेता है, एयरपोर्ट के चार्जेस भी हैं, और एक और बड़ा कारण है भारतीय रुपए की घटती वैल्यू। पर जो सबसे बड़ा मसला है सप्लाई चेन का, इसके वजह से 130 एयरक्राफ्ट्स अभी भी अटके पड़े हैं। और अभी तो इंडियन एयरलाइन ने अगले 10 साल के लिए 1600 नए एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी शेड्यूल कर दी है। अभी इंडस्ट्री के पास कुल 855 एयरक्राफ्ट्स के आसपास मौजूद हैं। ऐसे में अगर इंडस्ट्री के पास सिर्फ 4 एयरलाइन कंपनीज हो जो ऑपरेशनल हैं, तो इंडस्ट्री पे प्रेशर तो आएगा ही। और शायद यही कारण है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री काफी लॉस में चल रही है।
इस साल अंदाजा लगाया जा रहा है कि एविएशन इंडस्ट्री को 10,500 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इन सब के बावजूद इस इंडस्ट्री में एक ही कंपनी है जो एक चमकते सितारे की तरह मौजूद है, इंडिगो। इंडिगो है तो सेफ ही होगा। इंडिगो लगभग 60% मार्केट शेयर के साथ सबसे टॉप एयरलाइन कंपनी है और ये हर दिन लगभग 9 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करती है। और इसके आसपास सिर्फ एयर इंडिया ग्रुप है जो 27% के साथ दूसरे पायदान पे है। लेकिन इंडिगो यहाँ तक पहुंचा कैसे? 2005 में जो ये कंपनी शुरू हुई थी, आज मार्केट लीडर बन गई है। वहीं जमशेदजी टाटा की एयर इंडिया जो 1953 में शुरू हुई थी, आज मार्केट शेयर के नाम पे ना के बराबर है। तो बात यह है कि इंडिगो ने शुरू से ही अपने खर्चे बहुत ही कम रखे, एकदम लीन मीन फ्लाइंग मशीन की तरह। बिजनेस क्लास की टिकट्स ना देना, फ्यूल एफिशिएंट A320 नियोज एयरबस यूज करना और अपने स्टाफ्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही उनके प्रॉफिटेबल होने का सबसे बड़ा कारण है। साल 2023 में इंडिगो ने सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस से ही 762 करोड़ रुपए कमाए थे और उसी साल 532 रुपए का प्रॉफिट भी दर्ज किया था। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि आज कोई भी ऐसी एयरलाइन कंपनी नहीं है जो इतनी दूध की धुली है। कमी सब में है। जो क्राइसिस चल रही है वो इसी का कारण है। आज जिस क्राइसिस के कारण इंडिगो की हालत है वो भी इसी के कारण है। एयरवेज जो सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मानी जाती है, आज जूझ रही है। कभी इंजन फेल हो जाते हैं, कभी बीच फ्लाइट में ही वापस आना पड़ जाता है, कभी केबिन क्रू प्रोटेस्ट करने लगते हैं, रिजाइन करने लगते हैं और ऐसी खबरें आजकल आए दिन आते रहती हैं। और जब से अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, लोग ऐसे भी डर रहे हैं। एक सर्वे में पता चला है कि 41% पैसेंजर्स के लिए एयरलाइन कंपनी कौन सी है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। 2026 में तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने वाला है, जिसका मतलब है डिमांड तो बढ़ने वाली है। लेकिन एयरक्राफ्ट ही उतने नहीं होंगे तो जाहिर है एयरक्राफ्ट लीज करने पड़ेंगे, जिससे दाम भी बढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, एयरक्राफ्ट की सप्लाई बहुत कम है, जिसका मतलब है उन्हें लीज करना पड़ेगा, जिससे टिकट की दाम भी बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो मार्जिन कम होंगे, जिससे स्टाफ को रिटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कंप्लायंस इश्यूज भी बहुत हैं। कंज्यूमर लॉज भी काफी कमजोर हैं, जिसके कारण लोगों का गुस्सा जायज लगता है। और अब तो भारत की एवरेज डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ते जा रही है, जिसके कारण यूथ एक्सपीरियंस पे खर्च करना ज्यादा पसंद कर रहा है, जिसमें ट्रैवल लोगों का सबसे पहला एक्सपीरियंस है जो लोग प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में अगर सफर में ही इतनी अड़चन आए, वो भी इतने पैसे दे के फ्लाइट में, तो लोग जाए तो जाए कहाँ? ट्रेन, बस, टैक्सी। पर वहां की हालत कौन सी अच्छी है? तो सवाल घूम फिर के यही है कि फ्लाइट में सफर करना हमारे लिए सपना ही रह जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि फ्लाइट में सफर करना आज भी लोगों के लिए एक इमोशनल डिसीजन होता है। लोग समाज में इज्जत कमाने के लिए फ्लाइट में सफर करते हैं, शो ऑफ करते हैं। सरकार कोशिश तो कर रही है। भारत में एयर ट्रैफिक इस साल 7% से ज्यादा बढ़ चुकी है और सरकार ने उड़ान स्कीम के तहत इस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनाई। इस स्कीम के तहत अब तक लगभग 649 रूट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिसके कारण लगभग 1.5 करोड़ पैसेंजर इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। इस स्कीम को आगे 2027 तक जारी रखने की बात की जा रही है, जिसमें 120 और नए रूट ऐड किए जाएंगे। अब ये योजनाएं आगे कितनी काम करेगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर भारत के हर नागरिक को उड़ना है तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले पॉलिसीज में कुछ बदलाव की जरूरत है। ATF यानी जेट फ्यूल, इस पे लगने वाले टैक्सेस को कम करना चाहिए, क्योंकि इसी का दाम फ्लाइट के टिकट के दाम को बढ़ाता है। छोटे शहरों को भी फ्लाइट से कनेक्ट करने की जरूरत है, जिसके लिए जितने भी एयरलाइन कंपनीज है उनके स्लॉट्स सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। और इसके लिए DGCA को ज्यादा स्टाफ और पावर देने की जरूरत है, ताकि सेफ्टी ऑडिट्स रेगुलरली हो पाएं। इसके अलावा फ्लीट और मेंटेनेंस की बात बेहद जरूरी है। एयरलाइंस को फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने एयरक्राफ्ट जो हैं उनमें ब्रेकडाउन का रिस्क काफी ज्यादा है। AI और MRO की मदद से इसको भी दुरुस्त किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको भी जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। और इन सब के अलावा एक एयरलाइन कंपनी की जान होती है उनकी वर्कफोर्स, यानी पायलट और क्रू के ट्रेनिंग और रिटेंशन कैंपेन्स भी तगड़े होने चाहिए। और भारत के कोने कोने में एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी सुधार लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और एयरलाइन कंपनीज को यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कॉस्ट कटिंग तो करो, लेकिन साइड में इमरजेंसी फंड रख के। आपने किंगफिशर की कहानी तो सुनी ही होगी। कर्ज में डूबे हुए कंपनी का क्या हाल होता है वो तो आप जानते ही हैं। अब आखिर में बात करते हैं अमेरिका, यूरोप या चाइना की,
जहां फ्लाइट में सफर करना महज एक कम्यूटिंग का ऑप्शन है, कोई इवेंट नहीं है। वहां लोग फ्लाइट से ऑफिस जाते हैं, वीकेंड ट्रिप्स पे निकल जाते हैं, कभी कभी तो डिनर के लिए दूसरे शहर भी फ्लाइट से ही जाते हैं। अमेरिका में एक आदमी एक साल में लगभग 3 से 5 बार फ्लाइट से सफर करता है, जबकि इंडिया में ये नंबर सिर्फ 0.13 है। मतलब भारत में आदमी को 8 साल लग जाते हैं एक फ्लाइट से सफर करने के लिए। और आप यूरोप देख लीजिए, यहाँ रायन, ईजी जेट जैसे कंपनीज ने बजट ट्रैवल को एक अच्छा ऑप्शन बना के रख दिया है। रायन में तो आप 4 से 5 हजार रुपए में आधा यूरोप घूम सकते हैं। वहाँ के एयरपोर्ट्स भी काफी आधुनिक हैं, सिक्योरिटी चेक्स बहुत ही तेजी से होते हैं और टिकट के दाम भी ट्रेन के बराबर ही हैं। चाइना में भी फ्लाइट और बुलेट ट्रेन के आने से सफर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। अपने देश में एविएशन मार्केट तो काफी ज्यादा बढ़ रही है, प्लेन्स भी उड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए फ्लाइट में सफर करना आज भी एक इवेंट जैसा ही है। आप यहाँ फ्लाइट पे सफर कर रहे हैं और आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं लगाई तो आपने क्या खाक सफर किया। लेकिन क्या अजीब बात है ना, प्लेन तो आसमान में उड़ती है, लेकिन उसकी कहानी यहाँ जमीन से शुरू होती है। पैसा, पॉलिसी, प्लानिंग सब यही होता है। पर हो सकता है आज ये हमारे लिए सपना हो और उम्मीद करेंगे किसी दिन ये हमारी आदत बन जाएगी। लग्जरी फ्लाइट से सफर करने में नहीं, हमारी लाइफस्टाइल में दिखेगी। भारत के सपने एक नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक करके जब ये सपने पूरे होंगे तभी भारत हमारा सपनों का भारत बन पाएगा। ऐसी कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे। आप बस हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जहां चर्चा जारी है।